बरेली में आचार्य शंकराचार्य पहुंचे हैं, आपने मुक्तसर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। महाराज जी बरेली पहुंचे हैं, बरेली पहुंचने का मेन मकसद क्या है? ऐसा है कि हम तो काशी से चल करके ऋषिकेश जा रहे हैं। वहाँ पर गाड़ू घड़ा जो हमारे भगवान बद्रीनाथ जी की अखंड ज्योति के लिए टिहरी परिवार से निकल करके आता है, उसको रवाना करने का दिन है। तो रास्ते में बरेली पड़ा, और बरेली तो धर्म नगरी है। यहाँ पर तो बड़े बड़े संतों महापुरुषों ने आकर के यहाँ के वातावरण को दिव्य बनाया है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज यहाँ आते रहे, और उससे पहले राधे श्याम रामायणी जी, जिन्होंने राधे श्याम रामायण लिख करके पूरे देश में बरेली को एक ऊंचाई आध्यात्मिक रूप से प्रदान की, उनका स्थान है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक रात्रि विश्राम करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए और यहाँ के सनातनियों से मिलते हुए आगे जाएं, तो इसीलिए आए। महाराज जी आप पर यौन शोषण का आरोप लगा था, आगे अब आपकी क्या रणनीति, क्या लग रहा है आपके लिए? ऐसा है कि आरोप तो हम आपके ऊपर कुछ भी लगा दें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अभी लगा दें कि आपने यहाँ से चोरी की, फिर आप क्या करेंगे? आप सफाई ही तो देंगे, प्रमाण ही तो देंगे। तो बस हमारे ऊपर भी ऐसे ही कल्पित आरोप लगा दिया, अब हम उसका प्रमाण न्यायालय में दे रहे हैं, और क्या करेंगे। लेकिन जो विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि उनके पास में एविडेंस है, सबूत है। ऐसा है कि अगर होते तो अभी तक वो पब्लिक कर चुके होते, आगे कर दें। वो तो कोर्ट में उन्होंने मुकदमा कर ही रखा है, अगर उनके पास कोई प्रमाण होंगे तो रखेंगे। अभी तक क्यों नहीं रखे, यही आश्चर्य। कहा तो बहुत बार कि मेरे पास CD है, मेरे पास पेन ड्राइव है, मेरे पास लैपटॉप है, अभी तक तो कुछ रखे नहीं ना। महाराज जी आपको क्या लग रहा है पूरे मामले में सरकार योगी आदित्यनाथ के बीच और आपके बीच टकराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक इसमें कुछ नहीं है, ये विशुद्ध धार्मिक मुद्दा है और आज का मुद्दा नहीं है। आज़ादी के पहले से ही गौ माता की रक्षा हम चाहते थे। असल में अंग्रेजों के साथ जो हमारा स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, वो भी इसी के पीछे था कि अंग्रेज यहाँ पर गौ हत्या करने लग गए थे, अपने सैनिकों को खिलाने के लिए गाय मारने लग गए थे। तो हम लोगों ने उनको भगाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा। आपको मंगल पांडे की कहानी याद है कि कारतूस में गाय की चर्बी की पॉलिश थी, उन्होंने कहा हम मुंह से नहीं हटाएंगे। इसी पर क्रांति की चिंगारी शुरू हुई थी, और बाद में इसी के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम 90 साल लड़ा गया, लाखों लोगों ने बलिदान किया, अंग्रेजों को हमने भगा दिया। उस समय के जितने भी नेता हैं, सबका बयान दर्ज है कि आज़ादी मिलते ही कदम की पहली नोक से गौ हत्याबंदी का कानून पारित किया जाएगा। तो फिर 78-79 साल हो गए, आखिर क्यों वो काम नहीं हो रहा है? तो इसलिए हम लोग इस बात को सरकारों के सामने रख रहे हैं। सरकारें इसमें राजनीति करते हुए इस प्रश्न को धुंधला करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि देश के बहुसंख्यक जन का ये आकांक्षा है कि गौ हत्या बंद हो, तो वो कर दें खत्म। सरकार ने आपको लेकर के, आपको पद को लेकर भी तमाम ऐसी चीज की थी कि आप शंकराचार्य नहीं। बात यह है कि हम सरकारी पद पर नहीं है कि सरकार इस पे सवाल उठाए। ये धार्मिक पद है, ये धर्म नीति से नियंत्रित होता है। सरकारी पद होता तो सरकार का इसमें कुछ लेना देना होता। तो जब सरकारी पद ही नहीं है तो सरकार इसमें क्या बोलेगी, क्यों बोलेगी? बोल रही है इसका मतलब गलत कर रही है, इसमें उसको नहीं बोलना चाहिए। तमाम ऐसी घटना हुई, जो महाकुंभ था उसको लेकर भगदड़ मची, उसमें जो आपने जो कहा था, उसके बाद में लोगों की मौत हुई, लेकिन मुआवजा की सरकार ने बात की। क्या आपको लग रहा है जिन लोगों की मौत हुई उनके लिए सरकार मुआवजा दे पाई? बात यह है कि ये सारी बातें अब जनता के बीच में आ चुकी हैं। किस तरह से मौतें हुई, अब व्यवस्था ही तो थी, किसी स्तर की हो। जब आप कह रहे थे कि हमने इतने लोगों के लिए व्यवस्था कर ली, ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो फिर कैसे घटना घट गई? आप बताइए कि अगर आपकी जिम्मेदारी में, जिसमें आपको कोई रोक टोक ना हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कितने लोग लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब आपके स्वतंत्र हो आप, और आपके कार्यक्रम में घटना हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? तो आप जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बचा लिया, और उसके बाद जो जो कुछ हुआ, यहाँ तक कि आप दिन भर छुपाए रहे उस घटना को, तो हमने इस पर खेद प्रकट किया, रोष प्रकट किया। उसी रोष के परिणाम स्वरूप आपने हमको दुश्मन समझ लिया। आप उसके बाद आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया, आप लोग तो पता नहीं कौन सी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन बीबीसी आया ना, लेकिन TV9 ने इस मुद्दे को बीबीसी आया ना, बीबीसी ने एक एक आदमी के घर जा करके पूरी सूची निकाल दी कि इनको ना तो मुआवजा मिला, ना तो कुछ मिला। कुछ लोगों को नगद मुआवजा दे दिया गया जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कुछ लोगों को कहा गया कि चुप रहो। ये सब बातें अब सामने आ चुकी हैं। TV9 जहाँ तक बात है, TV9 के पत्रकार को हम लोगों ने पहले भी बधाई दी थी, उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ इसको उठाया था। जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं कर पाए,
तब केवल TV9 के लिए नहीं कह रहे हैं, एक आम भारतीय मीडिया के लिए कह रहे हैं कि जो काम BBC ने किया, क्यों भारत के किसी मीडिया संस्थान ने वो नहीं किया? वो निकाल करके ले आता कि इतनी मौतें हुई। ये जब वो खोज सकता है तो आप तो खोज ही सकते थे। तो ये नहीं हुआ, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी और उस घटना के बाद लोगों ने जिस तरह से सब अच्छा है ऐसा कहा, क्या वो अच्छा था? यही सवाल है। महाराज जी, आपने 40 दिन का वक्त दिया था कि मुख्यमंत्री को लेके, हिंदू को लेके पूरा सवालिया निशान खड़ा किया। वो 40 दिन भी पूरे हो चुका है। वो कब आप इसके लिए घोषणा वो करेंगे? 40 दिन हो गए। 40 दिन के बाद हम घोषणा करने के लिए 11 मार्च को लखनऊ गए थे और वहां पर हमारे बोलने पर 36 पाबंदियां लगा दी गई कि आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं बोलते हैं। हम वहाँ हमने संकेत में बोला और बाद में बाहर आकर के साफ साफ बोल दिया। जो नकली है वो आखिर कैसे असली हो जाएगा, और जो असली है वो आखिर कैसे नकली हो जाएगा? आप उसको रगड़िए, आपको पता चल जाएगा। तो इनको मौका दिया गया था कि ये अपने आप को, जो गड़बड़ी है उसको सुधार लें, लेकिन उन्होंने कोई सुधार भी नहीं किया। इसका मतलब वो वैसा ही रहना चाहते हैं जैसे हैं। कोई क्या कर सकता है? आपके आश्रम को लेकर भी तमाम टीमें पहुंची थी वहां पे। ये कहा था कि आश्रम जो बना हुआ है वो तमाम ऐसी चीजों में अनियमितताएं पाई गई, बताया था इस चार्ज के लिए। क्या देखते हैं इसके लिए टीम आपसे पहुंची, अंदर पहुंची थी, कागजात क्यों मांगे थे? ऐसा है कि हमारे कोई टीम नहीं पहुंची, कोई कागज नहीं मांगे गए, कोई अनियमितता वहाँ है ही नहीं। ये सब मीडिया में चलाया जा रहा था, शीश महल और ये और वो। तो हमने बता दिया कि भाई शीश महल आप कह रहे हैं शीशा लगने, तो शीशा हमने लगाया है। हम तो इसको गुण समझ कर लगाए थे कि हम शीशा लगा देंगे तो कुछ छुपेगा नहीं हमारे यहाँ, जो भी कहीं भी खड़ा रहेगा पूरे मठ में देख सकेगा। तो ये हमारे एक महात्मा के लिए शीशा पारदर्शी व्यवस्था बना देना गुण है कि अवगुण है? तो कहा कि नहीं, ये तो गुण ही है। तो वो बात खत्म हो गई। उसी तरह से बाकी बातें उठा रहे थे, कोई सच निकली नहीं। वाराणसी में जिस तरह से दाल मंडी पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि दाल मंडी पे कार्रवाई की जा रही है, विकास के नाम पर की जा रही है कि हम विकास करेंगे, बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाएंगे। विकास के नाम पर वहाँ सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, उनके अंदर की पूजित मूर्तियां तोड़ करके फेंक दी गई। उस समय हमने आवाज उठाई थी काशी में। काशी की हर गली में हम दौड़े थे। 700 किलोमीटर की यात्रा काशी की गलियों में केवल हमने नंगे पांव पैदल की थी, 40 दिन तक यात्रा करते हुए। तो जब वहाँ के काशी के लोग नहीं उठे, हमने सबको चेताया, सबके दरवाजे के बाहर से हम निकल चुके हैं आवाज लगाते हुए, बचा लो काशी को। जब कोई नहीं उठा, सब कह रहे थे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। तो जब मंदिर तोड़े जाएं, जब मूर्तियां तोड़ी जाए, जब आस्था के केंद्र को क्षत विक्षत कर दिया जाए, तब आप कहते हो कि विकास हो रहा है। तो अब दाल मंडी के दुकानें टूट रही हैं, तो आप शंकराचार्य जी से पूछते हो कि आप इसमें बोलिए, अरे विकास हो रहा है। हम तो कह रहे हैं अच्छा है, पूरी काशी में इसी तरह से सब चौड़ा कर दिया जाना चाहिए, विकास कर दिया जाना चाहिए। अब हम इस पक्ष के हैं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, जिस तरह से पूरा युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, गैस की हालात की जो है आप भी देख रहे हैं, सारा सब लोग देख रहे हैं, लाइन में लग के गैस मिल रही है, लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। लेकिन सरकार दावा ये कर रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। नहीं, हमारा ये कहना है कि हम ईरान हैं, हम इजराइल हैं, हम अमेरिका हैं, लड़ तो ये लोग रहे हैं, फिर हमको क्यों फल उसका भोगना पड़ रहा है? हमारे घर में क्यों किल्लत हो रही है? हमारे यहाँ क्यों महंगाई बढ़ाई जा रही है? हमको क्यों परेशानी में डाला जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? अमेरिका देगा, इजराइल देगा कि ईरान देगा? और क्या हमारे देश के शासक को ये तीनों देशों से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि तुम लोग लड़ रहे हो, मरो, कटो, जो करना हो तुमको करो, लेकिन हमारे देश की जनता क्यों भोगे इसका कुफल? ये बात हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहा है? क्यों नहीं आंखों में आंख डाल करके पूछता है? अमेरिका बोलो, हमारे देश के लोग क्यों परेशान है तुम्हारी लड़ाई से? क्यों नहीं ईरान से पूछता है? क्यों नहीं इजराइल से पूछता है? लड़े वो लोग और भरे हम। ये गलत है, ये हमारे साथ अन्याय है, और तीनों देश मिलकर के अन्याय हमारे साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अन्याय तो हमारा नेता कर रहा है, जो इस प्रश्न को नहीं उठा रहा है। क्या लग रहा है आपके लिए कि इस तरह से जो हालात हैं, आगे और हालात खराब हो सकते हैं? बिल्कुल हो जाएंगे। जब आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा? कोई भी आपके ऊपर चढ़ाएगा। आज आग जब गांव में लगती है तो लोग समझे कि अमुक के घर में लगी है, इससे नहीं होता है। फिर वो लपट ऐसी एक हवा के झोंका आता है कि दूसरे घरों में भी लग जाती है, पूरा गांव चला जाता है। तो इसलिए जब भी युद्ध शुरू होता है तो संभाल के रहना पड़ता है, नहीं तो पूरे विश्व में उसकी आग चली जाती है। अब लंबी होती जा रही है ये लड़ाई। पहले कहा था कि 3 दिन चलेगी, फिर कहा कि 7 दिन चलेगी, फिर कहा कि अब 1 हफ्ते चलेगी, तो माने एक पक्ष चलेगी। अब महीना बीत चुका है, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
और उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता चला जा रहा है। विश्व के विद्वान कहाँ हैं जो हमको ये बताएं कि आखिर हम किस पाप का फल भोग रहे हैं, हमने क्या पाप कर दिया, हमने कौन से किसके ऊपर अत्याचार कर दिया। कहाँ है वो विद्वान जो बताएं कि आखिर ये जो लोग लड़ रहे हैं इनमें से सही कौन है और गलत कौन है, ताकि हम कम से कम सही का समर्थन कर सकें, गलत का विरोध कर सकें। वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो केवल इतना सुन रहे हैं कि लड़ाई हो रही है साहब, लेकिन कौन अन्याय कर रहा है और कौन न्याय कर रहा है, किसका पक्ष सही है किसका पक्ष गलत है, आखिर विद्वानों को क्या जनता को ये नहीं बताना चाहिए? तो देखा साफ तौर पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नंदन का सीधा इनका कहना है कि जिस तरह से देश में जो लड़ाई की जो हालात बने हुए ईरान और इसराइल को लेकर, अगर ये देश का प्रधानमंत्री इसमें अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनके लिए बातचीत नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं देश के यानी कि भारत के जो हालात हैं वो भी खराब होते जाएंगे। भारत में जो महंगाई है वो चरम सीमा पर अभी भी पहुंच चुकी है और भी इसके हालात खराब होंगे। कैमरामैन मिलन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH